चीन की उस टाइम की जो महारानी थी जिसका नाम था जिसका नाम था भारत का भूगोल। सोच के देखिए, भारत कभी आया नहीं, भारत के बारे में किताब लिख रहा है। क्वेश्चन, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ। आपको पता है कि भारत तीन तरह के होते हैं। भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। पहले प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में तो बहुत सारी चीजें जो है ना हमारे पास लिखित में है, अंग्रेजों के जमाने की बात है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास लिखी हुई है, तो उससे टेंशन नहीं है। मध्यकालीन भारत में भी जो है मुस्लिम शासक के टाइम पे बहुत सारी जानकारियां हमारे पास है। लेकिन सोच के देखिए, जब ऋग्वैदिक काल के भारत हुआ करते थे, वैदिक काल के भारत, हड़प्पा सभ्यता के टाइम का भारत, मतलब कि सोच के देखिए अभी चल रहा है 2025, इससे 2025 साल पहले जाएंगे तो आएगा 0 ईस्वी, और इससे पहले आएंगे 1500 साल पहले, 0 ईस्वी से भी 1500 साल पहले। तो इस टाइम की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, या 1000 ईसा पूर्व की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, 500 ईसा पूर्व की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो ये सभी चीजों की जानकारी का जो स्रोत था वो हम लोगों ने 4 तरह से जिक्र किया था आपके सामने, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जिसमें हम लोगों ने देखा था हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ, जिसमें हम लोगों ने देखा था बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ, जिसमें हम लोगों ने देखा था जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ। तो उनसे जो है हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती थी। ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिली, वैदिक काल की जानकारी मिली, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिली, गुप्त वंश की जानकारी मिली, मौर्य वंश की जानकारी मिली, और भी शुंग वंश, सातवाहन वंश, इन सभी की जानकारी जो है हमें धार्मिक ग्रंथ से मिली। फिर हम लोगों ने देखा था इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि हमारे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब इतिहास से रिलेटेड जो है हमारे कुछ ग्रंथ थे जो कि हमारे भारतीय लेखक ने लिखा था इसको, तो उससे भी जो है हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती थी। जैसे कि आपको पता है कि मौर्य वंश के टाइम पे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबारी कवि हुआ करता था कौटिल्य पंडित, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, तो अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जो जानकारी मिलती थी। इसी तरह से और भी बुक्स जो है उनसे जो है हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती थी। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में भी हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग तीसरा चीज देखेंगे, तीसरा जरिया जिससे हमें जो है हमारे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, वे है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यानी कि हमारे देश भारत में प्राचीन समय में बहुत सारे विदेशी लोग आए भारत, बहुत सारे विदेशी विद्वान, विदेशी लेखक भारत आए, और उन्होंने जो है अपना ब्लॉग के टाइप पे, मतलब अभी जो हम लोग जाते हैं ना कहीं दूसरे जगह घूमने जाते हैं तो हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो उस टाइम में प्राचीन भारत में ब्लॉग का जो जमाना नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो उस टाइम क्या करते थे, जो भी विदेशी दूसरे देश जाते थे या भारत आते थे, वो क्या करते थे, अपने पास डायरी रखते थे और उसमें लिखते थे, आज मैं मालदा गया, वहां पर भेलपुरी खाया, आज मैं मुंबई गया और वहां पर पकोड़ा दबा के खाया। तो कहने का मतलब है जो भी काम करते थे, जो भी स्थिति थी भारत की, उसके बारे में जो है अपने यात्रा वृत्तांत में, अपने पुस्तक में लिखने का काम करते थे। तो उन्हीं सब पुस्तक से आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि कौन से आदमी भारत कब आए और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में किस चीज का जिक्र है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि यूनानी तथा रोमन लेखक, कौन कौन से यूनानी और रोमन लेखक भारत आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें किस चीज की जानकारी है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसी सब टॉपिक से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला यूनानी और रोमन लेखक से। आपको पता है कि यूनान और रोमन जो है ये साम्राज्य हुआ करता था, उस टाइम यूरोप का बहुत बड़ा साम्राज्य था, और वहां से जो है बहुत सारे लेखक आए, जैसे कि टेसियस आए भारत, या टेसियस ने जो है भारत के बारे में बुक लिखी। कुछ इसमें से भारत आए भी थे और कुछ जो है भारत नहीं भी आए थे। तो टेसियस ने भारत के बारे में बुक लिखी, हेरोडोटस ने भारत के बारे में बुक लिखी, निर्याकस ने लिखी, मेगास्थनीज ने लिखी, और यहाँ पर डायमेकस ने लिखी, डायोनीसियस ने लिखी, टॉलमी ने लिखी, देखिए कितने सारे हैं, प्लिनी ने लिखी। तो ये सभी आदमी जो भारत आए, जो कि या तो यूनानी थे या तो रोमन साम्राज्य के लेखक थे, इन्होंने भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिखा, तो उनसे हम लोग जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं, और यहां से जो है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला हम लोग जिक्र करेंगे टेसियस का। टेसियस आदमी, इसके बारे में क्या बोला जाए तो आपको समझ में आ जाएगा जब इसके बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। ये बंदा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे गलत न्यूज को भी ये क्या करता था, अपने बुक में लिख देता था। मतलब समझिए, ये बंदा कभी भी भारत आया नहीं, ठीक है। ये बंदा कभी भी भारत आया नहीं, यहां देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि वह कभी भी भारत नहीं आया था। बात समझ में आया, वह कभी भी भारत नहीं आया था। सोच के देखिए, भारत कभी आया नहीं, भारत के बारे में किताब लिख रहा है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। टेसियस जो है यूनान का रहने वाला था, एक चिकित्सक
था और चिकित्सक के रूप में फारस के राजा के दरबार में अपना योगदान देता था। यानी कि चिकित्सक था, डॉक्टर था और फारस वर्तमान ईरान के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फारस। यानी कि ईरान जो देख रहे हैं ना आप, ईरान का पुराना नाम था फारस और वहां के जो राजा थे उसी के दरबार में टेसियस जो है एक डॉक्टर के रूप में कार्य करते थे। बात समझ में आया? डॉक्टर जो है हिस्ट्री लिख रहा है, वाह क्या बात। तो कहने का मतलब है कि यूनान के थे और ये फारस के राजा के दरबार में रहते थे। उसने भारत के बारे में जो कुछ भी सुना, क्योंकि ये कभी भारत आए ही नहीं थे, तो इन्होंने जो कुछ भी भारत के बारे में सुना उसने इसका विवरण जो है अपनी पुस्तक जिसका नाम था पर्सिका जो इनके द्वारा लिखा गया बुक था, उसमें भारत के बारे में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है। और कैसा जिक्र? ये बोल रहा है कि मैंने भारत के बारे में ये सुना कि भारत में जो है 3 पैर वाला आदमी होता है, कुछ भी ये लिख के चला गया। मतलब कि ये इन्होंने जो भी इस बुक में लिखा ज्यादातर चीज जो है वो काल्पनिक था। बात समझ में आ गया? आपको याद हो जाएगा कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा अपनी विवरण में काफी हद तक वो क्या था, काल्पनिक था, मतलब झूठ का बेस था। इन्होंने जो भी चीज सुना उसको लिख दिया। बात समझ में आया? क्योंकि वो कभी भारत आया नहीं था, इस कारण इसके वृत्तांत को, मतलब कि इसके लिखे गए चीजों को बहुत सारे इतिहासकार क्या करते हैं, विश्वसनीय नहीं मानते हैं। क्यों विश्वसनीय नहीं मानते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो है काल्पनिक के तौर पर थी, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये तो अभी कभी भारत आया ही नहीं था। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेरोडोटस के बारे में। और हेरोडोटस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? हेरोडोटस के बारे में सबसे पहला चीज तो आपको याद रखना है कि इतिहास के जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इतिहास के जनक पूछे तो बताइएगा हेरोडोटस, इतिहास के पिता पूछे तो बताइएगा हेरोडोटस। मतलब कि हेरोडोटस को इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। और यह पुस्तक कब लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आपको समझाने का हमने प्रयास किया कि अभी चल रहा है 2025, इससे 2025 साल पीछे चले जाएंगे। मतलब जब 0 ईस्वी की शुरुआत हुई थी उससे चले जाएंगे 500 साल पीछे, तब आता है 500 ईसा पूर्व। मतलब कि 0 को बोलते हैं ईसा, और ईसा से 500 साल पहले जो है ये भारत के बारे में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका। और इसमें क्या बताया? इन्होंने भी क्या किया, बहुत सारी चीजों, गलत चीजों को भी लिखा लेकिन कुछ सही चीजों को भी लिखा। इन्होंने कहा कि ये जो हमारा ऐसे करके ऐसे जो प्यारा सा भारत है जिसमें कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी हिस्सा हुआ करते थे, ये प्यारा सा जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा भारत इसी तरह का था। क्योंकि देखिए अभी सटीक बना, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया तब ना, यहाँ बांग्लादेश अलग हो गया तब ना, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा जो हमारा प्यारा भारत हुआ करता था, इसको जो है ना इन्होंने कहा कि फारसी साम्राज्य का एक राज्य था। सोच के देखिए कितना बड़ा मिथ है, कितना बड़ा झूठ है, जबकि इसका और कहीं पर जिक्र ही नहीं है, इसीलिए इसको झूठ माना जाता है। कि इन्होंने बताया कि भारत जो है ना वो फारसी साम्राज्य का, यानी कि ईरान के जो राजा थे उसके अंडर में भारत था। यानी कि ईरान एक देश बना समझा गया, ईरान को एक देश माना गया और उसका एक राज्य के रूप में भारत को दर्शाया गया। सोच के देखिए, ईरान से बड़ा तो भारत ही था, उसको एक देश के रूप में बताया गया और कहा गया कि भारत जो है ना फारसी साम्राज्य का सबसे धनी और सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत मतलब राज्य बताया गया। ठीक है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ठीक है, जो गलत है और जो सही है उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका विवरण भी काफी हद तक सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। बात समझ में आया कि इन्होंने भी बहुत सारी चीजों को सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख दिया अपने पुस्तक किसमें, हिस्टोरिका में। ठीक है, लेकिन फिर भी इससे कुछ भौगोलिक यानी कि हमारे जमीन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी या राजनीतिक जानकारी मिलती है। यानी कि इसके पुस्तक में कुछ ऐसी चीज जैसे कि भौगोलिक चीजें हैं, जैसे कि राजनीतिक चीजें हैं, ये जो है सही मायने में उस टाइम के हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस पे यकीन करते हैं। चलिए, हेरोडोटस कंप्लीट हो गया। अब आपको पता है कि 326 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले एक सिकंदर नाम करके एक शासक जो है भारत की तरफ बढ़ रहा था, भारत को जीतने, यानी कि आधी दुनिया
दुनिया को जीतने के बाद वो भारत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वो भारत को जीत नहीं सका, आधे रास्ते से वो लौट के चला गया। उसके साथ 4 या उससे अधिक यूनानी लेखक आए थे, जिसमें से हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट लेखक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला लेखक है निरियाकस। निरियाकस किसके साथ भारत आया था? सिकंदर के साथ भारत आया था। उसके बाद आनीसिक्रस्टस, क्या है? आनेसिक्रस्टस, ये भी याद रखना है। फिर तीसरा याद रखना है अरिस्टोबुलस, तीसरा याद रखना है अरिस्टोबुलस। तो ये तीनों पूछा जाता है कि सिकंदर के साथ कौन कौन से लेखक भारत आए थे, तो याद रखिएगा निरियाकस, आनीसिक्रस्टस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं निरियाकस के बारे में कि सिकंदर के साथ यानी कि 300 लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ भारत आए थे और भारत में रह करके यानी कि भारत के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा। अब सोच के देखिए, सिकंदर जो है वो आए थे, कहने का मतलब है यूरोप की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत आए थे फारस को जीतते हुए। फारस मतलब अभी का ईरान को जीतते हुए, और ईरान के पास है फारस की खाड़ी और भारत के पास है नदी थी सिंधु नदी, भारत के पास थी सिंधु नदी। यानी कि ये जब फारस से ईरान से भारत में इंटर किए तो यानी कि फारस की खाड़ी से लेकर के भारत की सिंधु नदी, वर्तमान में पाकिस्तान में है, भारत की सिंधु नदी के बीच में इनके साथ जो भी घटना हुआ, इनके साथ जो भी चीजें इन्होंने देखा, उसको जो है अपने पुस्तक में लिखने का काम किया। बात समझ में आया? अपने पुस्तक में लिखने का काम किया। देखिए ये कह रहा है कि सिकंदर के साथ भारतीय अभियान के दौरान सिंधु नदी से लेकर के फारस की खाड़ी तक, यानी कि भारत के सिंधु नदी से लेकर के जो है ईरान की जो फारस की खाड़ी है वहां तक समुद्री मार्ग का अन्वेषण यानी कि मेंशन किया, जिक्र किया। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिके। इंडिका नहीं, याद रखिए इंडिका नहीं है, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, जबकि याद रखिएगा इंडिके किसकी पुस्तक है? इंडिके जो है निरियाकस की पुस्तक है। एकदम छोटा सा डिफरेंस है, इंडिके किसकी पुस्तक है? निरियाकस की, और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। इतना सा ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मेगास्थनीज क्या थे? एक यूनानी शासक जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था। ये मतलब कि यूनान के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनका ये राजदूत थे। उनका क्या थे? ये एक राजदूत थे। ठीक है, कहने का मतलब है उन्होंने जो है इनको दूत बना के भारत भेजा हुआ था कि जाओ भारत में जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ। ठीक है, यानी कि यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर ने जो है मेगास्थनीज को भेजा था भारत की जाओ भारत में जो है हमारा पैगाम पहुंचाओ। और वो भारत किसके दरबार में आए जी? उस टाइम के जो सबसे मजबूत राजा रहेंगे उसी के दरबार में ना आएंगे। तो उस टाइम पे जब ये भारत आए उस टाइम पे मौर्य सम्राट हुआ करते थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। इसकी पुस्तक इंडिका, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। देखिए इंडिके और इंडिका दोनों में अंतर है। और एक बात बताता चलूं कि इंडिके जो है मूल रूप से खो चुकी है, मतलब कि ये गायब हो चुकी है, कहां गया पता नहीं। ठीक है, मूल रूप से ये इंडिके का कोई जिक्र नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ गए? तो इसकी पुस्तक मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका, और इंडिका से हमें मौर्यकालीन भारत यानी कि मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भारत का प्रशासन था, यानी कि जो सेना की जो मिलिट्री पावर थी या मिलिट्री के बारे में जो भी चीजें थी उसकी जानकारी, यहाँ के समाज का रहन सहन, जातियों का विभाजन कि किस प्रकार यहाँ की जो है जाति का विभाजन हुआ करता था, कौन कौन सी जाति हुआ करती थी, उसका पूरा डिटेल, पाटलिपुत्रा नगर का वर्णन यानी कि उसमें जिक्र किया गया है हमारे पाटलिपुत्रा नगर के बारे में जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करते थे। भूगोल के बारे में यानी कि भारत के जगह जगह के बारे में, सैन्य संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। बात समझ में आया कि इनकी जो पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें मौर्य सम्राट के टाइम पे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो भी चीजें हुआ करती थी उसकी कंप्लीट नॉलेज जो है इसमें मेंशन करने का प्रयास किया है। किसने? मेगास्थनीज ने। इसके विवरण मौर्य इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है। मौर्य साम्राज्य हुआ करते थे उसके टाइम का सबसे जो फेमस पुस्तक है वो कौन सा है? इंडिका। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आया? मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो ये राजदूत थे यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के। और चलिए इंडिका के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि इंडिका बुक बहुत ज्यादा फेमस है, तो इनके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। इंडिका जो है मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, यानी
कि इंडिका भी दुनिया से गायब हो चुके हैं, लेकिन इसके अंश के आधार पर मतलब कि उसके जो कुछ कुछ हिस्से जो हो सकता है कि कहीं कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मिला, कहीं थोड़ा सा हिस्सा मिला, उसके कुछ अंश के आधार पर बाद के लेखकों ने मतलब कि इसके बाद के 100-200 साल के बाद के लेखक जैसे कि आर्यन, जैसे कि स्ट्रेबो, इन सब ने क्या किया, इंडिका को फिर से लिखने का कोशिश किया कि जो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था वो गुम हो चुका था। उसका जो कुछ कुछ हिस्सा है, जैसे हम लोग कोई पुस्तक खरीदते हैं क्या हो जाता है, उसका फट फुट के इधर उधर फेंका जाता है, तो उसका जो कुछ कुछ हिस्सा है उसको जमा करके जो है उसको पूर्ण रूप देने का काम किसने किया, 100-200 साल बाद आर्यन ने किया। किसने? आर्यन और स्ट्रेबो ने किया। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला जो यूनानी लेखक थे जिसका नाम था डाइमेकस, जिसका नाम क्या था, डाइमेकस। तो डाइमेकस भी भारत आए थे। ये यूनानी जो शासक थे जिसका नाम था एंटियोकस, तो ये एंटियोकस का राजदूत था, यानी कि डाइमेकस यूनान के जो राजा थे एंटियोकस फर्स्ट, उसके राजदूत हुआ करते थे, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भारत आए थे। डाइमेकस कब भारत आए? ये भी मौर्य सम्राट के टाइम पे ही भारत आए थे। यह मेगास्थनीज के बाद मौर्य दरबार में आया था। बात समझ में आया कि मेगास्थनीज के बाद आया, क्योंकि मेगास्थनीज जो है वो किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, जबकि डाइमेकस जो है बिंदुसार के टाइम पे आए। बात समझ में आ गया होगा। उनसे भी मौर्य साम्राज्य और राजनीतिक का वर्णन मिलता है, मतलब डाइमेकस भी आया होगा तो उन्होंने भी जो है मौर्य समाज के बारे में लिखा होगा, मौर्य समाज की राजनीति के बारे में लिखा होगा। बात समझ में आया? इनका भी यात्रा वृतांत खो चुका है, यानी कि डाइमेकस का भी जो यात्रा वृतांत है जिसका नाम मेंशन नहीं है वो खो चुका है। बात समझ में आया? तो ये चीजें आपको याद रखना है, बस इतना इसमें से डाइमेकस में आपको याद रखना है कि डाइमेकस किसका राजदूत था। तो ये यूनान के शासक एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था। किसके शासनकाल में आया था भारत? मौर्य सम्राट के शासनकाल, यानी कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के टाइम पे आया था भारत। अब आते हैं अगला जो लेखक है वो है डायोनीसियस, और डायोनीसियस जो है मिस्र के राजा जिसका नाम था टॉलमी टू, जिसका नाम क्या था, टॉलमी टू, जिसको हम लोग प्यार से फिलाडेल्फस बोलते हैं, जिसको लोग प्यार से फिलाडेल्फस बोलते थे, उसका राजदूत हुआ करता था। कौन? डायोनीसियस। तो याद रहेगा डायोनीसियस जो था मिस्र जो वर्तमान में इजिप्ट है उसके राजा थे टॉलमी टू, टॉलमी द्वितीय, ठीक है, उसका राजदूत हुआ करता था, जो मौर्य सम्राट अशोक के टाइम पे भारत आया था। बात समझ में आया? तीन मतलब के तीन मौर्य सम्राट के टाइम पे तीन लेखक भारत आए थे। याद रखना है, कैसे याद रखिएगा, देखिए सबसे पहला है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत आए थे, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दूसरा है डाइमेकस, ये बिंदुसार के टाइम पे भारत आए थे, ये एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था। तीसरा है डायोनीसियस, ये अशोक के टाइम पे भारत आए थे और ये किसका राजदूत था? मिस्र के राजा टॉलमी टू, फिलाडेल्फस का राजदूत था। चलिए इनके भी यात्रा वृतांत उपलब्ध नहीं है, मतलब समझिए तीनों भारत आए मौर्य टाइम पे और तीनों के यात्रा वृतांत गायब हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला जो लेखक है टॉलमी। देखिए ये टॉलमी टू अलग है, ये मिस्र के राजा थे, ठीक है, बात समझिए, ये मिस्र के राजा थे और ये टॉलमी जो है ये एक यूनानी लेखक है। तो ये दोनों टॉलमी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये टॉलमी जो थे यूनान के भूगोलवेत्ता थे, मतलब के भूगोल के बहुत बड़े जानकार हुआ करते थे, ज्योग्राफी के बहुत बड़े जानकार हुआ करते थे, जिसने लगभग 130 ईस्वी में, मतलब लगभग 130 ईस्वी में, नोट ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि 130 ईस्वी में, जैसे अभी चल रहा है ना 2025 ईस्वी, ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म के 130 साल के बाद जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम लिखा भारत का भूगोल, जिसका नाम रखा भारत का भूगोल। तो याद रखिएगा कि टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी कब? 130 ईस्वी में, जिसका नाम था भारत का भूगोल। और स्वाभाविक बात है इसमें जो है भारत के भूगोल के बारे में बहुत सारी जानकारियां होगी, किस टाइम के? प्राचीन भारत के, याद रहेगा, ठीक है, यानी 130 ईस्वी के आसपास के भारत के, इसमें बहुत सारी जानकारियां देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पुस्तक में प्राचीन भारतीय भूगोल, बंदरगाहों, व्यापारिक केंद्रों, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि भारत के भूगोल नामक बुक में जो है
बहुत सारी भारत की जानकारियां थी। बंदरगाह, कौन कौन से भारत के बंदरगाह उस टाइम पे एक्टिव थे उसकी जानकारी थी। कहां कहां से व्यापार होता था उसकी जानकारी थी। भारत में क्या क्या प्राकृतिक संसाधन थे उनकी जानकारी जो है इनकी पुस्तक में हुआ करती थी। तो ये एक भारत के बारे में, यानी कि पुराने भारत के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा जरिया है। कौन? टॉलमी। उसने अक्षांश और देशांतर के आधार पर भारत के मानचित्रण का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने अक्षांश और देशांतर, आपने पढ़ा होगा ना, इस तरह से ऐसे करके अक्षांश लाइन हुआ करता है, ऐसे करके देशांतर लाइन हुआ करता है। तो इसके आधार पर जो है इन्होंने भारत का नक्शा बनाने का प्रयास किया था। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आते हैं। अगला लेखक है प्लिनी द एल्डर, यानी कि बुजुर्ग प्लिनी। ठीक है, बुजुर्ग प्लिनी, यानी कि ऐसे याद रखेगा सिर्फ प्लिनी। प्लिनी जो थे एक रोमन प्रकृतिवादी थे, मतलब कि रोमन जो है नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, रोम के रहने वाले थे, प्रकृतिवाद थे, जिन्होंने लगभग 77 ईस्वी में, जिन्होंने कब 77 ईस्वी में एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिया। जिसका नाम क्या था? नेचुरल हिस्टोरिया। और इसमें भारत के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजों की जानकारी दी। कब के भारत के? प्राचीन भारत के, मतलब 77 ईस्वी। सोच रहे हैं ना, 0 ईस्वी स्टार्ट हुआ, इसके 70 साल बाद, 0 ईस्वी स्टार्ट हुआ, इसके 77 साल बाद जो है इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिया। चलिए अब आते हैं हम लोग अपनी इस पुस्तक में। उसने भारत के साथ रोमन साम्राज्य का व्यापार का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने नेचुरल हिस्टोरिया नामक जो बुक थी, इसमें किस चीज का जिक्र किया? इसमें जिक्र किया कि यूरोप के जो रोमन शासक थे, रोमन साम्राज्य था और भारत का जो उस टाइम का साम्राज्य हुआ करता था, इनके बीच में जो व्यापार का लेन देन का जो चलता था, इसके बारे में इन्होंने जो है जिक्र किया है। इसमें किस पुस्तक में? नेचुरल हिस्टोरिया में, कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करते थे। अब व्यापार किस चीज का होता है इसके बारे में भी इन्होंने लिखा। उसने भारत के मसालों, यानी कि इसने कहा कि भारत क्या करता था? रोमन साम्राज्य को मसाले बेचा करता था, रेशम बेचा करता था और भी बहुत सारे वस्तुओं को बेचा करता था, जिसका जो है रोम क्या करता था? इसको भारी मात्रा में सोने के सिक्के देते थे। रोमन साम्राज्य से जो है भारत को क्या मिलता था? बहुत सारे सोने के सिक्के मिलते थे, जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि का पता चलता है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि उस टाइम का भारत का दबदबा कितना अच्छा हुआ करता था, उस टाइम का भारत दबदबा कैसा हुआ करता था। बात समझ में आया? ठीक है, प्लिनी ने जो है एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिया। कब लिखी? 77 ईस्वी में। एक रोमन का रहने वाला था, एक रोमन आदमी था, जिसने क्या लिखा कि भारत और रोमन के बीच में व्यापार होता था। भारत क्या करता था? मसाले, रेशम या और भी बहुत सारी चीज जो है रोमन साम्राज्य को बेचा करता था, जिसके बदले रोमन साम्राज्य से उनको जो है सोने के सिक्के मिलते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था? भारत जो है मजबूत होता था, आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा था। ठीक है, चलिए अब एक बुक के बारे में हम लोग देखते हैं। ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक बुक है जिसका नाम है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, बहुत फेमस पुस्तक है। इसको किसने लिखा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए हमने बुक का नाम ही यहाँ पर आपको दे दिया, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पहली शताब्दी में, मतलब कि लगभग 0 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी के बीच में, मतलब कि जिस टाइम पे नेचुरल हिस्टोरिया लिखा गया उसी के आसपास में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी भी लिखा गया। किसके द्वारा? एक यूनानी आदमी थे जिसका नाम जिक्र नहीं है कहीं पर। एक यूनानी आदमी थे, यूनानी नाविक थे, मतलब कि नाव के द्वारा आए थे, जिसने क्या किया? भारत की यात्रा वृत्तांत को लिखा। जिसने क्या किया? भारत की यात्रा वृत्तांत को लिखा। इसने बताया अपनी पुस्तक में कि लाल सागर, यानी कि एरिथ्रियन सी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लाल सागर, जो कि अभी आपको पता है कि मिस्र के आसपास है, मिस्र के पास जो है लाल सागर, जिसको पुराना नाम एरिथ्रियन सी था या रोमन इसको एरिथ्रियन सी बोलते थे। यानी कि लाल सागर और भारत की जो खाड़ी है, यानी कि अरब सागर जिसको हम लोग बोलते हैं, और भारत के नीचे हिंद महासागर में व्यापार मार्गों और बंदरगाहों के विस्तृत वर्णन किया। मतलब कि इन्होंने कहा कि लाल सागर में जो भी व्यापार होते थे उनके बारे में इनके इस पुस्तक में लिखा हुआ है। भारत की खाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं अरब सागर, उसमें जो व्यापार होते थे उसके बारे में लिखा। हिंद महासागर
सागर में जो भी व्यापार होते थे उसके बारे में जो है इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारे बंदरगाहों के बारे में इन्होंने जानकारियां दी। बात समझ में आ गया होगा आपको। इसने भारत के बंदरगाहों और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी मिलती है, यानी कि इस बुक में भारत के जो भी बंदरगाह थे उसके नाम भी देखने के लिए मिलते हैं और भारत किन किन चीजों का जो है व्यापार करता था उनकी भी जानकारी इस पुस्तक में है, जो प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार के लिए एक अमूल्य स्रोत है। मतलब कि ये कहा जाए कि प्राचीन भारत में जो व्यापार संबंधी नॉलेज थी, समुद्री व्यापार का जो ज्ञान था, समुद्री व्यापार के बारे में जो हमें कुछ पता चलता है वो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक से ही पता चलता है। चलिए अब हम लोगों ने अभी तक देखा टोटल के यूनानी और रोमन जो भी लेखक थे, यूनानी और रोमन जो भी लेखक थे, तो उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी, भारत के बारे में जो भी चीज लिखी उसको हम लोगों ने देखा। टोटल लगभग हम लोगों ने 8 लेखक के बारे में देखा, तो उन चीजों को आपको याद करना है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे चीनी यात्री भी भारत आए थे, बहुत सारे चीनी मतलब शुगर नहीं, चीन देश का रहने वाला, यानी कि अभी का जो चाइना है, चाइना का रहने वाला जो चीनी यात्री था वहां से बहुत सारे भारत आए। उन्होंने जो है भारत आने के बाद जो है बहुत सारे बुक लिखी, तो उनसे भी जो है हमें भारत की जानकारी मिलती है। चीन के जो भी यात्री आए वे ज्यादातर बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने आए थे, इसलिए जो उनका बुक है वो बौद्ध धर्म के आसपास ही घूमता है, मतलब कि उनमें ज्यादातर जानकारी जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले नाम आता है फाहियान का, जिसको हम लोग इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, फैक्सियन, ठीक है, और हम लोग हिंदी में उसको प्रोनाउंस करते हैं फाहियान, फाहियान या फैक्सियन, जो भी चीज है। फाहियान जो था एक चीनी यात्री था और ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं, उसके दरबार में भारत आया था और ये 399 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक कुल 14 वर्षों तक भारत में रहा। तो यहां पर एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है कि 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक टोटल 14 सालों तक ये भारत में रहा और भारत के बारे में जो है इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में बहुत सारी जानकारियां दी। फुगुआजी नामक पुस्तक लिखी जिसमें जो है अपनी यात्रा के बारे में लिखा, ये जहां जहां गए, यानी कि ब्लॉग टाइप का जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं फला जगह गया, वहां पर ऐसा स्थिति था, वहां पर गया, फला राजा था, जो वो राजा कैसा था, वहां पर जो आदमी कैसे रहते थे, किस धर्म के लोग पालन करते थे, मतलब इन सभी चीजों को जो है इन्होंने जो पुस्तक में नाम लिखा, यानी कि जिस पुस्तक में मेंशन किया उसका नाम था फोगुआजी, फोगुआजी, ठीक है, चाइनीज नाम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और फोगुआजी का मतलब होता है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। बौद्ध धर्म का उदय तो भारत से ही हुआ है ना, इसीलिए चीन वाले जो है भारत को बोलते हैं बौद्ध राज्य बोलते हैं, भारत को चीन वाले क्या बोलते हैं, बौद्ध राज्य। तो बौद्ध राज्य में जो पुस्तक लिखेगा उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, बौद्ध राज्यों का अभिलेख बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा। इन्होंने गुप्त साम्राज्य के केंद्र, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य का जो सेंटर हुआ करता था मध्य प्रदेश, वहां के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। मतलब कि गुप्त साम्राज्य के टाइम पे जो मध्य प्रदेश हुआ करते थे, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो केंद्र हुआ करता था मध्य प्रदेश, वहां के लोगों के सामाजिक यानी रहन सहन, आर्थिक यानी धन दौलत से रिलेटेड और धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड जीवन का जो है विस्तृत वर्णन किया है। किस पुस्तक में, फोगुआजी में। किस पुस्तक में, फोगुआजी में। अब फोगुआजी का मतलब क्या होता है, बौद्ध राज्यों का अभिलेख। चलिए उन्होंने समाज के नैतिक मूल्य की प्रशंसा की, यानी कि उन्होंने जो समाज में अच्छाइयां थी उसकी बड़ाई भी की। लिखा कि भारत के लोग सुखी और समृद्ध थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा कि उस टाइम जो भारत के लोग थे, किस टाइम, लगभग 400 ईस्वी के आसपास जो भारत के लोग थे वो बहुत ज्यादा सुखी थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे। इतने सुखी और समृद्ध थे कि इन्होंने लिखा कि लोग बिना भय के जीवन जीते थे, बिना डर के जीवन जीते थे। मतलब कि लोगों को किसी भी चीज का डर नहीं था उस टाइम पे। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, लोगों को अपने घरों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि चोरी चकारी होता नहीं था। किस टाइम पे ये बात कर रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे ये बात कर रहे हैं। बात समझ में आया, ये बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कि यहां पर जो है लोग बिना डर से जीवन जीते थे, यानी कि कोई डर नहीं था किसी चीज का। लोग घरों में, यहां तक कि घरों में लोग ताला भी नहीं लगाते थे, ऐसे ही कहीं चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं होगा।
लेकिन फाहियान इसका मुख्य ध्यान बौद्ध धर्म और उसके स्थलों पर था। बताए थे ना, ये सभी चीन से जो भी आए वो बौद्ध धर्म के लिए आए थे, बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आए थे, बौद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आए थे। तो इनका जो ज्यादातर जो लिखावट है, ज्यादातर जो इन्होंने लिखा अपने फोगु आजी में, ये किसके बारे में लिखा? बौद्ध धर्म से रिलेटेड लिखा। और बौद्ध धर्म के जो भी स्थल है जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, मतलब एक बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये सभी चीजें तो बाद में बनी थी, विक्रमशिला, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ज्यादातर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो जगह थे, स्थल थे, उसके बारे में लिखा। इन्होंने ज्यादातर बौद्ध मठों, शिक्षा केंद्रों का वर्णन किया। चलिए अगला जो चीनी यात्री थे जिसका नाम था शेंगयुगन, हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेंगयुगन और चाइनीज में होता है शुंगयून, या इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं शुंगयून, SUNGYUN, शुंगयून, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं शेंगयुगन। तो शेंगयुगन या शुंगयून जो थे, ये चीन की उस टाइम की जो महारानी थी जिसका नाम था हूं, चीन की जो महारानी थी उसका नाम था हूं। तो हूं का राजदूत बन के भारत आया था, हूं का राजदूत बन के भारत आया था कौन? शुंगयून, ठीक है। और इसको भेजने का जो मुख्य मकसद था वो मकसद था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म ग्रंथ को जो है प्राप्त करना, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारियां मिलती थी उनको लपेटने के लिए, उनको वापस चीन लाने के लिए जो है इनको भेजा गया था कि जाओ भारत, बौद्ध की भूमि जाओ और वहां से जो है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारियां लाओ। और ये कब आए थे भारत? ये 518 ईस्वी में भारत आए। अब देखिए ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, ये 0 ईस्वी से 518 साल बाद यानी कि 518 ईस्वी में भारत आए थे। और इन्होंने 518 से लेकर के 521 तक यानी 3 साल रह के, भारत में 3 साल रहा और यहां पर हून शासकों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। यानी कि इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि भारत में जो है हून शासक जो है हर किसी को परेशान किया करता था। उस टाइम के जो भी राजा हुआ करते थे, हून शासक उसको उस पे अटैक करके उसको परेशान करने का काम करता था। यानी कि हून शासकों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। लेकिन इन्होंने उन जगह का भी मेंशन किया, उन जगह का भी समाज के बारे में मेंशन किया तथा उन क्षेत्रों के समाज और संस्कृति पर भी प्रकाश डाला जहां हून का प्रभाव था। बात समझ में आया? शुंगयून ने लिखा कि भारत में जो है ना हून जो है बहुत ही गलत तरीके से समय समय पर हर किसी को परेशान करने का काम करता है। लेकिन इन्होंने जहां जहां पर हून का प्रभाव था, हून का शासन था, उन वहां के सामाजिक जीवन, वहां के सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी लिखा। चलिए अगला जो चीनी यात्री है जिसका नाम था वेन सांग, जिसका नाम था वेन सांग, इंग्लिश में देखिए जुआन जांग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं उसको वेन सांग। वेन सांग एक चीनी यात्री था जो 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत में 15 वर्षों तक रहा। बात समझ में आया? 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक टोटल 15 सालों तक भारत में रहा। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत यानी कि ये जो भारत आए, इन्होंने जो पुस्तक लिखी अपनी यात्रा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में लिखा, उसका नाम था सीयूकी। उसका नाम था सीयूकी, जिसका अर्थ होता है पश्चिमी देशों का अभिलेख। मतलब इतना याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि वेनसांग जब भारत आए तो उसने जो है भारत के बारे में अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयूकी, ठीक है। और ये कब से कब तक भारत में रहा? 629 से 645 ईस्वी तक। जो सम्राट हर्षवर्धन थे उसके शासनकाल में ये भारत आए थे। उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल का विस्तृत और प्रशंसात्मक वर्णन किया। यानी इन्होंने राजा हर्षवर्धन जो थे उनके शासनकाल का बड़ाई किया, उनके शासनकाल का फुल डिटेल लिखा, यानी कि पॉजिटिव वे में जो है वर्णन किया। बात समझ में आया? उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 5 सालों तक पढ़ाई की। यानी कि वेनसांग जो भारत आए वे नालंदा विश्वविद्यालय में 5 सालों तक अध्ययन किया और वहां के शैक्षणिक माहौल और जीवन शैली का भी विस्तृत वर्णन किया। यानी कि ये पढ़ते भी थे और ब्लॉग भी लिखते थे। बात समझ में आया? जैसे अभी आप लोग करते हैं ना, पढ़ भी रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसी टाइप का ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे थे और वहां के जो है शैक्षणिक माहौल यानी कि पढ़ाई का कैसा माहौल था, जीवन शैली कैसी हुआ करती थी, यानी कि वहां की स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जब वेनसांग भारत आए थे तो उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय के
प्रोफेसर कौन थे, कुलपति कौन थे? तो याद रखेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कुलपति थे वे थे आचार्य शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। और आचार्य शीलभद्र जो पढ़ाते थे वे दर्शन पढ़ाते थे, बौद्ध दर्शन पढ़ाते थे। बात समझ में आया? आचार्य शीलभद्र जो है वो बौद्ध दर्शन के लिए फेमस थे, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। चलिए अगला जो लेखक आया भारत, अगला जो चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग। जिसका नाम क्या था? इत्सिंग, जो समुद्री मार्ग से भारत आया था। बात समझ में आया? इत्सिंग जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। और ये कब से कब तक रहा भारत में? 671 से लेकर के 695 तक, 671 से लेकर के 695 तक इत्सिंग भारत में रहा और यह समुद्री मार्ग के जरिए भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। यानी कि इत्सिंग जब भारत आए तो इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी चीजों को लिखा और उस टाइम का जो भारत हुआ करता था, भारत के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। तो ये हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया है यूनानी, रोमन और चीनी लेखक के बारे में। अब देखिए हमारा भारत कुछ अरबी यात्री भी आए, उन्होंने भी बहुत सारी बुक लिखी। तो अरबी यात्री कौन कौन से अरबी लेखक भारत आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, उससे किस चीज की जानकारी मिलती है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला राइटर है, सबसे पहला अरबी राइटर जिसका नाम याद रखेगा अल बिरूनी। कौन? अल बिरूनी। और ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। यानी कि जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, उन्हीं में से बीच में ये महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया और 1030 ईस्वी तक टोटल 13 सालों तक भारत में रहा और भारत के बारे में बहुत सारी चीजें अपनी पुस्तक जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहरीक हिंद, किताबुल हिंद बोलिए चाहे उसी का नाम है तहरीक हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। यानी कि किताबुल हिंद या तहरीक हिंद का अर्थ क्या होता है? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। बात समझ में आया? यानी कि ये 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा था। उन्होंने अपनी पुस्तक को अरबी भाषा में लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहरीक हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। इसने भारतीय दर्शन, धर्म, भारत के जो भी धर्म थे, रीति रिवाज, अंधविश्वास, सामाजिक संरचना, जाति व्यवस्था, वैज्ञानिक प्रगति का विस्तृत वर्णन किया। यानी कि इन्होंने हर टॉपिक पर जो है कुछ ना कुछ लिखा, जैसे कि भारतीय दर्शन के बारे में, नॉलेज के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, भारत में जो रीति रिवाज थे उसके बारे में या कुछ अंधविश्वास थे उसके बारे में, सामाजिक संरचना, भारत का बनावट कैसा था, मतलब समाज कैसा था, इसमें ऊंच नीच वगैरह वगैरह जो भी चीजें थी, ये रहन सहन कैसा था उसके बारे में, जाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में, या भारत जो है, भारत की जो भी उपलब्धियां थी यानी कि वैज्ञानिक प्रगति थी उसके बारे में भी जो है अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में जो है इन्होंने जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात, अल बिरूनी जो थे बहुत ही माहिर थे, बहुत ही शातिर थे। इन्होंने क्या किया? भारत आने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और ब्राह्मणों के साथ मिलजुल के ये पढ़ते थे और संस्कृत सीखे, तभी जाकर के यहाँ के बहुत सारी चीजों को जो है, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़े, बहुत सारी नॉलेज ग्रहण किए, तब जाकर के इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें भारत के बारे में बहुत सारी चीजों का इन्होंने क्या किया? उजागर करने का काम किया। ठीक है। और भारतीय समाज की गहरी समझ हासिल की। मतलब सोच के देखिए, ब्राह्मणों के साथ बैठ के ये क्या किए? संस्कृत सीखे और भारतीय समाज की जो है गहरी समझ हासिल की। तो कितने ज्यादा डीप नॉलेज वाले व्यक्ति थे। ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अक्सर पहले भारतविद कहा जाता है। इंग्लिश में फर्स्ट इंडोलॉजिस्ट कहते हैं इसको। यानी कि अगर पूछे कि पहले भारतविद किसको बोलते हैं, पहले भारतविद किसको बोलते हैं, तो याद रखेगा अल बिरूनी को बोलते हैं। किसको? अल बिरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। चलिए अगला अरबी राइटर है जिसको बोलते हैं इब्न बतूता। क्या बोलते हैं? इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो है मोरक्को के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री थे जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। जो दिल्ली के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे
तुगलक वंश के समय पे ये 1333 ईस्वी में भारत आए थे और 1347 ईस्वी तक टोटल 14 सालों तक भारत में रहा। यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आए और 1333 से लेकर के 1347 तक यह भारत में रहा और भारत के बारे में जो है बहुत सारी जानकारियां जो है अपनी पुस्तक रिहला में लिखा। बात समझ में आया? इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत यानी कि भारत के बारे में जो भी जानकारियां है उसको किस में लिखा? रिहला नामक एक पुस्तक में लिखा, जो अरबी भाषा में लिखा गया था। रिहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया था। अब सोच के देखिए, ये भी इतने ज्यादा नॉलेजेबल थे, इतने ज्यादा विद्वान थे कि इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर जो उस टाइम के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, उसने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी बोलते हैं जज को, न्यायाधीश को। बात समझ में आया? जो अभी हमारा जज है उसको अरबी वाले यानी कि काजी बोलते हैं। बात समझ में? इस्लामिक समाज में उसको काजी बोला जाता है। तो इनकी विद्वानता, इनकी नॉलेज से प्रभावित होकर यानी कि इब्न बतूता के नॉलेज से मोहम्मद बिन तुगलक इतने प्रभावित हुए कि उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त कर दिया और उसने भारत में प्रचलित दास प्रथा का भी जो है वर्णन किया है। यानी कि इनकी पुस्तक जो रिहला है उसमें इन्होंने दास प्रथा, सामाजिक जीवन, शहरों की समृद्धि का वर्णन किया। यानी इन्होंने मेंशन किया कि भारतीय समाज में जो है दास प्रथा हुआ करते थे, सामाजिक जीवन, यहाँ के सामाजिक जीवन कैसा था, रहन सहन कैसा था, शहर की जो है विकास कैसा हुआ करता था, इनके बारे में जो है इन्होंने जिक्र किया है। इन्हीं से जो है मध्यकालीन भारत की जानकारियां मिलती है। चलिए कुछ अन्य लेखक जो कि मतलब अलग अलग देशों से थे उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अन्य लेखक के बारे में जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे तारानाथ के बारे में। तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक है। क्या है? तारानाथ एक तिब्बती लेखक है जिसके जो दो पुस्तक है, दो पुस्तक का नाम याद रखना है। पहला पुस्तक है कंग्यूर, दूसरा पुस्तक है तंग्यूर। तो कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक किसने लिखी? तिब्बती लेखक तारानाथ ने। यह व्यक्तिगत रूप से कभी भारत नहीं आए थे। बात समझ में आया कि तारानाथ कभी भी भारत नहीं आए थे, फिर भी उनके लेखों में बौद्ध धर्म के इतिहास और उनके विकास की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत वर्णन है। मतलब कहा जाता है कि तारानाथ जो है कभी भारत नहीं आए, फिर भी इन्होंने भारत के जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जो इतिहास है और उसके डेवलपमेंट यानी उसके विकास के बारे में पूरा डीप तरीके से इन्होंने जो है वर्णन करने का प्रयास किया अपने पुस्तक कंग्यूर तंग्यूर में। तो हो सकता है ये सुनी सुनाई चीजों को लिखा होगा। चलिए अगला यात्री है मार्को पोलो। अगला यात्री कौन है? मार्को पोलो। इनके बारे में भी देखते हैं कि ये एक वेनिस व्यापारी और यात्री थे। मार्को पोलो जो है एक वेनिस यानी कि वेनिस एक देश हुआ करते थे, तो वेनिस के जो है ये एक व्यापारी और यात्री थे जो व्यापार करने भारत आए थे 1288 ईस्वी में। कब? 1288 ईस्वी में। और ये दक्षिण भारत पहुंचे थे। ये कहां पहुंचे थे? दक्षिण भारत। मार्को पोलो डायरेक्ट दक्षिण भारत पहुंचे थे। यानी कि दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास, पांड्य राज्य के धन समृद्धि का वर्णन किया। यानी कि मार्को पोलो ने अपनी पुस्तक में ज्यादातर चीज जो है दक्षिण भारत के बारे में, खास करके वहां के जो राजवंश थे, पांड्य राज्य हुआ करते थे, पांड्य राजाओं के बारे में जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में जिक्र किया। उन्होंने काकतीय वंश वही बाहुबली वाला वंश जो है, भल्लाल देव वाला वंश, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में काकतीय वंश की जो महारानी थी रुद्रमा देवी का भी उल्लेख किया। रानी माहिष्मती, ठीक है, उसी टाइप का जो कहने का मतलब है काकतीय वंश की जो रानी थी रुद्रमा देवी, उनका भी जो है इन्होंने वर्णन करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा मार्को पोलो वेनिस यात्री थे जिन्होंने दक्षिण भारत के पांड्य राज्य और काकतीय वंश के रुद्रमा देवी का वर्णन किया, उनके बारे में डिटेल लिखा। अगला यात्री है निकोलो कोंटी। और निकोलो कोंटी भी जो है एक वेनिस के यात्री थे। ये 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आए थे और इन्होंने विजयनगर के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा। इस सब के पुस्तक का नाम हम लोगों को याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि निकोलो कोंटी 1420 में भारत आए और ये पहुंचे थे विजयनगर साम्राज्य और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारियां दी। अगला एक यात्री है फारस का रहने वाला अब्दुल रज्जाक। फारस यानी ईरान का एक यात्री, ईरान का एक दूत, वहां के किसी राजा का दूत होगा जो कि भारत आए थे 1443 ईस्वी में। कब? 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का इन्होंने दौरा किया था और अपनी पुस्तक में विजयनगर के बारे में लिखा था। चलिए दोस्तों, यहां तक थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है टोटल, यानी कि हमारे जो भी विदेशी विवरण से हमें भारत की जानकारी मिलती है वो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है,
है, अब यहाँ पर 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे विदेशी यात्रियों से संबंधित 25 जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सक टेसियस ने भारत का उल्लेख किस ग्रंथ में किया। देखिए पूछ दिया ना कि टेसियस के पुस्तक का नाम क्या था, इसके पुस्तक का नाम था पर्सिका। और टेसियस जो है इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी कि टेसियस कभी भारत नहीं आया था और भारत के बारे में अंट संट कुछ भी लिख दिया, किस पुस्तक में, पर्सिका में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कि टेसियस किस राजा के दरबार में रहता था। टेसियस जो है था तो ये यूनान का था, तो ये यूनान का रहने वाला, लेकिन ये फारस के राजा के दरबार में रहता था, एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कि हेरोडोटस को किस नाम से जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हेरोडोटस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के नाम से जानते हैं, इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत को किस रूप में वर्णित किया। हिस्टोरिका में इन्होंने झूठ मूठ लिखा था भारत के बारे में। हेरोडोटस जो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखा था उसमें इन्होंने भारत के बारे में ये झूठ लिखा था कि भारत जो है फारस के अंदर एक राज्य हुआ करता था जो कि बहुत ज्यादा समृद्ध धनी था और बहुत ज्यादा आबादी वाला था। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या झूठ लिखा था, सबसे समृद्ध और जनसंख्या वाला प्रांत कौन था, भारत। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर के साथ, पांचवा क्वेश्चन सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखक। पूछ दिया ना, आपको बताए थे ना कि सिकंदर के साथ 3 जो है याद रखना है, 3 लेखक के बारे में याद रखना है। कौन कौन, निरियाकस, अनिस्टिक्रस्टस, अरिस्टोबुलस। निरियाकस, अनिस्टिक्रस्टस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों जो है भारत आए थे। छठा क्वेश्चन है कि निरियाकस ने क्या कार्य किया था। तो निरियाकस ने जो है क्या किया था, निरियाकस जिस रास्ते से आए थे फारस की खाड़ी से लेकर के सिंधु नदी तक पूरा डिटेल लिखा था उसके बारे में। तो ये याद रखिएगा कि सिंध से फारस की खाड़ी तक समुद्री मार्ग का क्या किया था, विश्लेषण किया था, अन्वेषण किया था, जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 7वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। कह रहा है कि मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था। तो ये जो है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में, किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो आपको याद रखना है 3 चीजें मैंने बताया था। मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की 9वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। याद रह जाएगा, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी जो कि गुम हो चुकी थी। बाद में 2 लेखकों ने जो है उसके कुछ मतलब टूटे फूटे अंश मिले, कुछ हिस्सा मिला, कुछ पार्ट मिला, जिससे जो है जिसके आधार पे फिर से उन्होंने इंडिका को लिखने का कार्य किया था। चलिए तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। चलिए अगला देखिएगा 10वां क्वेश्चन कि इंडिका पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है। तो बात यहां पर देखिए कि मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत आए। तो मेगास्थनीज जो है यानी कि इंडिका में किसके बारे में लिखा रहेगा, स्वाभाविक बात है मौर्यकालीन समाज के और प्रशासन के बारे में लिखा रहेगा, यानी कि मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में ही तो लिखा रहेगा ना। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा, डायमेकस किस यूनानी शासक का दूत था। डायमेकस किसका राजदूत था। आपको हमने बताया था कि डायमेकस एंटियोकस फर्स्ट का राजदूत था, एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। 13वां क्वेश्चन है कि टॉलमी ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। तो टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी, भारत का भूगोल। टॉलमी ने कौन सी बुक लिखी, भारत का भूगोल। बात समझ में आया। चलिए अगला देखिएगा 14वां क्वेश्चन कि नेचुरल हिस्टोरिया किसकी रचना है। तो बताइएगा नेचुरल हिस्टोरिया किसकी रचना है, प्लिनी द एल्डर की रचना है। किसकी रचना है, प्लिनी द एल्डर की रचना है। शॉर्ट में हम लोग उसको बोलते हैं प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिया जो है वो प्लिनी की रचना है, प्लिनी की बुक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिएगा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक किसने लिखी थी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी। आपको बताए थे कि इसका नाम जो है, इसको लिखने वाले का नाम का जिक्र कहीं पर नहीं है, बस इतना पता है कि ये एक यूनान का नाविक था, एक यूनान का नाविक था जिसका नाम पता नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे अज्ञात यूनानी नाविक। क्या बोलेंगे, अज्ञात यूनानी नाविक ने इसको लिखने का कार्य किया था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिएगा कि फाइयान, अब देखिए यहां पर आ गया चीन स्टार्ट हो गया। फाइयान किस भारतीय सम्राट के शासन काल में भारत आया था। तो बताइएगा कि फाइयान किस टाइम पे भारत आया, जिन्होंने भारत की बहुत ज्यादा बड़ाई की कि भारत के लोग जो है ना अपने घरों में ताला उला लगाने की जरूरत नहीं थी,
थी, चोरी चकारी नहीं होता था, सब जो है बहुत ज्यादा खुशहाल रहते थे। तो ये आया था 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। 17वां क्वेश्चन देखिएगा कि फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस ग्रंथ में लिखी। ठीक है, फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत है, यानी कि फाहियान की जो पुस्तक है, उसका नाम बताइएगा। उसका नाम है फोगु आजी। उसका नाम क्या है? फोगु आजी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए 18वां क्वेश्चन कि वैनसांग भारत कब आया था। वैनसांग जो है भारत आया था 629 ईस्वी में, और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक जो है भारत में रहा था। 19वां क्वेश्चन कि वैनसांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए। तो वैनसांग ने भारत में टोटल 15 साल बिताए थे। जोड़ लीजिए ना, 629 से लेकर के 644 तक। ठीक है, टोटल 15 साल इन्होंने भारत में बिताए, जिसमें से 5 साल इन्होंने पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा कि वैनसांग ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी? वैनसांग सीयू की। कौन सी पुस्तक थी? सीयू की। तो सीयू की में किसका वर्णन किया है? तो सीयू की में याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है। सीयू की में इन्होंने किसका वर्णन किया है? हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिएगा कि इत्सिंग भारत किस मार्ग से आया था। याद रखिएगा, इत्सिंग जो है समुद्री मार्ग के जरिए भारत आया था। इत्सिंग जो है वो समुद्री मार्ग के जरिए भारत आया था। चलिए 22वां क्वेश्चन देखिएगा कि अल बेरूनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, यानी कि पूछ रहा है कि अल बेरूनी की पुस्तक का नाम क्या है। तो अल बेरूनी की पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। याद रहेगा आपको, किताबुल हिंद। इसी को बोलते हैं तहरीक हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इब्न बतूता भारत किस सुल्तान के शासन काल में आया। तो बताइएगा कि इब्न बतूता जो है वो भारत कब आया था। तो इब्न बतूता भारत जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। कब? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है मोरक्को यात्री इब्न बतूता से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे, उनके नॉलेज से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी बना दिया था। काजी मतलब अभी का न्यायाधीश या जज बना दिया था दिल्ली का। बात समझ में आया। चलिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मार्को पोलो ने भारत के किस क्षेत्र का उल्लेख किया। तो मार्को पोलो ने, आपको पता है कि दक्षिण भारत का उल्लेख किया है। मार्को पोलो जो है पांड्य राज की वंश की के बारे में उन्होंने लिखा, या काकतीय वंश की जो महारानी थी रुद्रमा देवी, उसके बारे में इन्होंने लिखने का कार्य किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। टोटल जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। टोटल जो 25 क्वेश्चन था हमारा, उसको भी कंप्लीट कर लिया, थ्योरी को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बताइएगा दोस्तों कि आपको ये चीजें पढ़ने में कैसा लगा। लेक्चर हो थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि जानकारी देना है ना एक लेक्चर में। चाहते तो 5-6 लेक्चर या शॉर्ट में मैं भी बता सकता था, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्या फायदा था। ठीक है, तो एक लेक्चर में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो भी विदेशी लेखक थे, विदेशी पुस्तक थे, उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे कि जो भी पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य है ना, जो भी पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य मिले, उससे हमारे प्राचीन भारत की जानकारी कैसे मिलती है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक बार प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।